नमस्कार जी। आज हम करसाणों गांव में किसानों को मक्की की बिजाई की विधि बताएंगे, जो कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि की विधि से बिजाई होगी। लोग किसान जो है यहाँ अपनी विधि से करते हैं, वो जिसमें जो फसल घनी रहती है और परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि मक्की ऊंची हो जाती है। उसके बाद लोग यूरिया वगैरह दूसरी खाद डालेंगे और पौधा कमज़ोर रहता है और थोड़ी सी हवा चलने से गिर जाता है। तो हम आज ये बताएंगे कि भाई इसमें जो बिजाई की उचित विधि क्या किस ढंग से करनी है सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि की तकनीक से। हम ये मान लिया ये खेत है, इसमें हम थोड़ा सा किसानों को प्रदर्शन के तौर पर बीज भी लाए हैं और मक्की की बिजाई भी करेंगे। हम इसको एक तो क्यारी बनाएंगे, 1.5 फुट की क्यारी होगी, 1 मीटर की क्यारी होगी और उसके बीच में 1.5 फुट की नाली होगी, 45 सेंटीमीटर की नाली होगी। अभी आप शुरू कर कीजिए क्यारी जो है। सर, उससे पहले जानना चाहेंगे आपके साथ कौन कौन लोग आए हैं? हाँ, हमारे मेरे साथ हैं सोनाली महाजन एटीएम और लेखराम एटीएम है। लीना शर्मा जी हैं, मास्टर ट्रेनर हैं जो पजाणु से हैं। और ये इन्होंने ही किसानों को एकत्रित किया है और उनकी प्रेरणा से ही लोग जो है शून्य लागत कृषि अपना रहे हैं। और किस तरह से बिजाई की जाती है उसके बारे में इनको बताएंगे हम। और उसका जो जीवामृत और घन जीवामृत है उसका प्रयोग किस तरह से खेतों में किया जाता है, फसलों के लिए किस तरह से इसकी जो फसलें तैयार होती है उसमें किस तरह से इसका छिड़काव किया जाता है, इसके बारे में इनको जानकारी दूँगी। मीरा जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें, हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ रहे हैं और ये भी जानना चाहते हैं और हमारा प्रयास भी है कि आपको किस तरह से प्रेरणा मिली और कहाँ से प्रेरणा मिली और जिससे जो आपने प्राकृतिक खेती को अपनाया, क्योंकि आज के दौर में तो सभी रासायनिक खेती को अपनाते हैं ताकि ज़्यादा पैदावार हो और उससे ज़्यादा फायदा पहुँचे। आपको लगता है कि रासायनिक खेती से ज़्यादा फायदा पहुँचता है या जैविक खेती से पहुँचता है? मुझे तो लगता है कि जो हमारी प्राकृतिक खेती है वो बिल्कुल बेस्ट है। मतलब रासायनिक खेती की अपेक्षा हमने इसमें प्रैक्टिकल किया है। मैंने इसकी ट्रेनिंग कृषि विभाग के द्वारा जो है शिमला कुफरी में पद्मश्री सुभाष पालेकर जी से ली। तो मैंने इसको प्रैक्टिकल अपने खेत में तब जब किया तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट निकले। मतलब रासायनिक जो कृषि है उससे 2 गुना फायदा इसमें हमें मिला। और इस खेती के अंतर्गत हमें एक फसल के साथ कई फसलें मिलती है। जैसे कि अगर हमने मक्की की बिजाई की है तो उसमें दालें, मतलब कि तिलहन की फसलें, जो भी फसलें हैं वो इसमें एक साथ मिलती है। वैसे जब हम पहले रासायनिक खेती करते तो उसमें एक ही प्रकार की खेती जो है की जाती थी, लेकिन इस कृषि में जो है कई प्रकार की हमें फसलें प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आप जो है यहाँ पर ये सिखा रही है, कितने जो है इसमें डिस्टेंस होना चाहिए, जो आप अभी मक्की की बिजाई से करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर मैं बताने इनको जा रही हूँ कि 1 मीटर की तो हम यहाँ पर क्यारी बनाते हैं। 1 मीटर। 1 मीटर? हाँ जी, ये जो यहाँ डंडे लगाए हैं और बीच में हम 1.5 फुट की जो है ये नाली बनाएंगे। 1.5 फीट की? हाँ जी, 1.5 फीट की नाली बनाएंगे और इसमें जो भी हमारा ये कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, इसको हम इस नाली में डाल देते हैं। इसको जो है वेस्ट नहीं करते हम और ना तो इसको जलाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको जलाते हैं तो जितने कर भी सूक्ष्म जीव जो खेत में होते हैं वो सारे जल के नष्ट हो जाते हैं। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है कि मतलब जो प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए खेती। जैसे हम रासायनिक खेती करते हैं उसमें कितना ऊपर से डालते हैं रसायन, केमिकल वगैरह, तो इसमें वो जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे सुभाष पालेकर जी हैं उनका कहना ये था कि जो भी ये ज़मीन के अंदर पोषक तत्व जो है जितनी भी फसल के लिए चाहिए होते हैं वो सारे जो है ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, मिलेगी। और कई प्रकार के पोषक तत्व जो है हमें ज़मीन से प्राप्त होंगे जो फसलों के लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ में जो है वो ज़मीन में नमी बनाए रखने के लिए जो है आच्छादन जो है इसमें मतलब कि बक्सा के रूप में काम करता है। आज जो है आप इसमें मक्की की बिजाई के बारे में बताएं। लीना शर्मा जी, इसमें जब गोबर जो है किस तरह से डालेंगे और किस तरह का गोबर इसमें यूज़ में लाएंगे? इसमें जो फ्रेश गोबर और फ्रेश गोमूत्र का जो है यूज़ होता है इस खेती में। जितना गोबर हम मतलब ज़मीन में फेंकते हैं उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे लोग एक बीघा में 100 किले के हिसाब से जो गोबर फेंकते हैं वैसा फेंकने की ज़रूरत नहीं होती।
इसमें 5 बीघा के लिए 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र से ही जो है वो काम चल पड़ता है इसका जीवामृत बनाने से। एक खेत मतलब 5 बीघा के 5 बीघा के एक ड्रम जीवामृत। मतलब जैसे इसकी अंकुरित हो जाएगी तो थोड़ा बड़ा बड़ा जब पौधा हो जाएगा तो उसके नीचे हम आच्छादन करते हैं जिससे कि घास नहीं उगता फिर। हाँ जी। तो आच्छादन की विधि भी आप बता दें ज़्यादा गीत के माध्यम से। यहाँ तो आप बता ही रहे हैं करासन गांव के लोगों को, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको भी अगर आप आच्छादन की सही विधि बता देंगे तो उन तक जानकारी पहुँच जाएगी। मतलब कि जैसे कि हम ये नालियाँ बना रहे हैं, जो भी इसमें घास होगा उसको हम मतलब कि कोई जलाएंगे नहीं, इसको हम नालियों में डाल देंगे। जो ये हमारी 1.5 फुट की नाली बनी है इसके अंदर हम इसको डाल देंगे और उससे क्या होगा कि जो ये हमारा जो ये खेत का घास है वो इसमें वरदान साबित होगा। मतलब कि यहाँ इसका खाद भी इसका खाद के रूप में भी यूज़ हो जाएगा और मतलब यहाँ पर आपका खेत भी साफ हो रहा है और इसमें जो आच्छादन आप डालेंगे उससे दूसरी बार ये घास नहीं उगेगा। जैसे आपका पौधा होगा उसको आच्छादन से करेंगे। तो अधिक मात्रा मक्की की होगी, ये मक्की आपने यहाँ लगा दी एक दाना 1.5 फुट के फासले में, ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। अभी बिजाई करेंगे और यहाँ और जो सहयोगी फसल होती है जो नाइट्रोजन देगी, वो फरास मूंगफली जो भी दालें जो बीच में लगेगी, ये इधर भी नाइट्रोजन देगी, इधर भी नाइट्रोजन देगी, ठीक है जी। और छोटी मोटी फसल जैसे मूली वगैरह कोई इस ढलान में लगा सकते हैं, पालक मेथी बी सकते हैं ना। आजकल तो क्या बीजेंगे, हो जाएगी पालक मूली या कुछ मूली हो जाएगी है ना। तो आप जैसे भिंडी लगानी है आपने, भिंडी में भी यही दी जाएगी। पर जब टमाटर और ये खीरा लगाना है तब आपने 1 मीटर की क्यारी नहीं बनेगी, तब बन गया होगी 50 सेंटीमीटर की, यानी कि ये आ गया ना, ये 50 सेंटीमीटर की क्यारी बनेगी टमाटर। आप तो करते हैं टमाटर में वो मेड़ बनाते हैं। ये पूरी विधि जो है डॉक्टर रामकृष्ण चौहान जी द्वारा बताई जा रही है और किस तरह से आपने जो है वो और फिर दूरी रखनी है। फिर उसमें जो है अपने आप 95 सेंटीमीटर जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी बन जाएगी, है ना। और टमाटर में आप लोग ये करोगे, आप देखते हैं कि भी टमाटर में किसी का ध्यान रोग लग गया, कहीं देखा ना अखबार में देखा होगा आपने, क्या होता है कि लोग समतल क्यारी में खेत में लगा देते हैं और उससे क्या फिर बाद में उसमें मेड़ बनाएंगे तो क्या होगा, इतना बड़ा पौधा उसमें बाद में करेंगे तो उसकी जड़ नहीं हो रहा है और उसमें हो जाता है और उस तरफ ध्यान रोग लगता है। इसलिए हम इसको पहले ही मेड़ बनाएंगे और उसमें टमाटर लगाएंगे। तो इसमें हम पहले ही मेड़ बनाएंगे, 50 सेंटीमीटर की मेड़ होगी, ऊपर से समतल होगी, 1.5 फुट की नाली होगी और उसमें हम इसको टमाटर को लगाएं। टमाटर, खीरा, करेला, ये चीज़ें जो है इनमें 50 सेंटीमीटर की मेड़ बनेगी। 1.5 फुट की नाली तो सब जगह बनेगी, वो आदमी के चलने के लिए है, ठीक है जी। इसमें कोई नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलना क्यारी में ना। तो इसमें अगर चलेंगे हम, देखो मान लिया हमने ऐसे यहाँ चल पड़े तो खराब हो जाए, तो इसमें जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगी। और अगर हम समतल पे ये नाली नहीं बनाते हैं तब भी वो पानी जो है, पानी उसको निष्कासित कर देता है। इसलिए जो है फालतू पानी इस नाली में बह जाएगा और इसमें जो वायु संचार रहेगा वो पर्याप्त रहेगा। पौधे जो है उसमें शारीरिक वृद्धि सामान्य रहेगी, है ना। तो इसमें 50 सेंटीमीटर की बना दी घिया करेला वगैरह में जो है ना। बाकी तो मक्की, गेहूँ और दूसरे तिल वगैरह लगाएंगे उनमें यही चलेगी। तो जब आपकी मक्की निकलेगी तो इसमें कम से कम 6-7 मतलब कई जगह 6-7-8 भुट्टे, वो भी मजबूत भुट्टे, ऐसे नहीं कि आधे खाली आधे वैसे बारीक, वैसा कुछ नहीं, उसमें भरपूर दाना आता है। तो खड़ी डाल के कोई फायदा नहीं। एक तो आपका जब वो बीज महंगा है, अधिक बीज लगेगा, वो आपकी बचत होगी, है ना। इसमें जब क्यारी बनेगी, जीवामृत, घन जीवामृत वो जो डालते हैं वो तो आपने सीखा होगा ना। तो जब आप खेत में करेंगे जीवामृत, घन जीवामृत डालेंगे, उसके बाद हम इसकी बिजाई करेंगे, ठीक है जी। तो अभी चलो हम बिजाई दे देते हैं। तो फिर अभी जीवामृत की विधि भी बताएंगे हम, है ना, यहाँ इनके साथ इनके घर में गाँव। इसमें जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में, ध्यान से सुनना आप लोगों ने बात इसको और इसका प्रचार करना। किसी महापुरुष ने इसमें इस पर विश्लेषण किया होगा और बल्कि हमारे शास्त्रों में भी है कि हमारी जो देसी गाय है
वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? इसमें ये है कि उस देसी गाय में अपने पहले तुलना करते हैं हम अंग्रेजी गाय और हमारी जो भारतीय मूल की गाय है उसमें क्या अंतर होता है। भारतीय मूल जैसे आगे थार पार्क सिंधी, रेड सिंधी है ना, और साहिवाल होगी, देवनी हो गया, गिर तो राजस्थान में होती है। तो ये हमारी जो है वृंदावनी है, तो ये हमारी भारतीय मूल की नस्ल की गौएँ हैं। तो इनमें क्या होता है कि एक तो आप वैसे ही देख लो, हमारी जो गाय होगी उसकी जो है, आपसे जानना चाहिए जो ये आपने अभी गायों की जो नस्ल बताई, तो इसकी जो किसान पहचान कैसे कर पाएंगे? हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप इनकी पहचानने का कुछ बिंदु हैं। जैसे आप पहले तो उसको मुख्य होगा कि उसमें जो कई होती है, हम्प, कंध, कांध जिसको बोलते हैं। अब हमारी जो भारतीय मूल की गाय है उसकी कांध उभरी होती है, ऊपर ऊंची, जितनी ऊंची होगी वो कांध होगी, हम्प कई जिसको बोलते हैं, वो जितनी बड़ी होगी वो समझो कि उतनी प्रतिशत वो भारतीय मूल की गाय है ना। और उसकी भारतीय मूल की गाय में आपने देखा उसकी चमड़ी में चमक होती है, देखो ना जी, चमक होती है, उसमें मक्खियाँ वगैरह भी नहीं बैठती है ना जी। तो वो कारण क्यों है कि उसकी चमड़ी के नीचे तेल की ग्रंथियाँ होती हैं, वो बाहर आती हैं, उस वजह से उसमें चमक होती है और कीटाणु वगैरह नहीं होते, कीट पतंगे नहीं लगते हैं, है ना जी। और हमारी गाय के उसमें एक भारतीय मूल की गाय में गल कंबल होता है, झालर जिसको बोलते हैं, है ना। वो झालर क्या काम करती है, वो जो अधिक तापमान हो जाए शरीर का तो वो झालर उसको तापमान को ठंडक पहुंचाने में सहायक होती है। और जी जैसे उसके भारतीय मूल की गाय के खूर जो गोल होते हैं, मुंह उसका गोल होता है ना, तो उसमें जो है सुंदर होती है वो। और सींग देखिए भारतीय मूल का यूँ कितने सुंदर होते हैं, मतलब सिमिट्री होती है, पिरामिड की तरह होते हैं, गोल होंगे, देखने को अच्छे लगते हैं। और जो जर्सी और होल्स्टीन होता है उसमें जो है टेढ़े फेटे को इधर को ऊपर को छोटे होंगे, कुछ ऐसे हैं। तो और बड़ी बात है कि जो हमारी जो विदेशी गाय होती है उसमें विटामिन क्या बोलते हैं, बीटा कार्सेनो अमाइनो एसिड होता है, जो जिसमें मॉर्फिन होता है, एक आदमी को मतलब नशे में डालने वाला तत्व होता है ना। ये ध्यान से सुना आपने कि जिसमें आदमी को नशा हो जाता है उसको, क्योंकि उसमें अपद्रव्य बहुत होते हैं जो विदेशी गाय के विदेशी गाय है। हाँ, उसमें होते हैं। A1 नेट में ढूंढना, A1 A2 दूध किसको बोलते हैं, नेट में ढूंढना, अपने आप पता लग जाएगा, है ना। नेट तो सभी चलाते हैं। A1 और A2 दूध, A1 होता है विदेशी गाय के दूध में, वो जहरीला होता है और उसमें क्योंकि कैल्शियम मात्रा बहुत अधिक होती है और कैल्शियम मैग्नीशियम का अनुपात उसमें 10:1 होता है, ठीक है जी। तो कैल्शियम अधिकता हो जाएगी, स्थिर जो जितनी शरीर को आवश्यकता उसके फालतू होगा तो ये होगा कि स्थूल बन जाएगा, कभी पेट मोटा हो जाएगा, कभी कुछ हो जाना, कोई रोग लगने, पार्किंसन, अल्जाइमर, कोई अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जानी, हार्ट प्रॉब्लम हो जानी, शुगर, लीवर, सब, क्योंकि अपद्रव्य शरीर में जो प्रवाहित होते रहते हैं, घूमते रहेंगे, अपद्रव्य जो निकलेंगे शरीर से तो रोग पैदा होते हैं। जो भारतीय मूल की गाय होगी, ये जो कई होती है ना, वो वातावरण से जो है ब्रह्मांड से ऊर्जा देती है। अपने पूरा कहने का मतलब ये है कि हमें जो है देसी गाय ही जो है पालनी चाहिए और उसका जो है गोबर, गौमूत्र, ये सब जो है इसके लिए गुणात्मक है। और गहरा कितना करना है लोगों को। और देखो मटर जो है जो रासायनिक खेती से की उनके दाम जो है लाइन तक गए, और जबकि सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि से जो उत्पन्न हुआ उसमें 25-26 रुपए जो दाम किलो का, क्योंकि इसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक शानदार होता है, हरियाली ज़्यादा दिखती है। इसको निकालिए। आप देख सकते हैं आज हम आपको पजैणों का राशन लेके आए हैं और वहाँ पर जो है हमारी कोशिश की आपको जो है प्रैक्टिकल तौर पर
प्राकृतिक खेती के बारे में पूरी जानकारी दे दें। ये देखिए 1 मीटर की एक क्यारी बनाई है और 1.5 फुट की नाली बनाई है, जिसमें जो भी इसमें घास था वो सारा इस नाली में फेंक दिया गया है। और अब जो है 3 लाइनें यहाँ पर दी है इसके लिए, और इस साइड किनारी में जो है मक्की बीजी जा रही है, और बीच में कोई भी दलहनी फसल हम बीज सकते हैं, चाहे वो फ्रांसबीन है, चाहे वो राजमा है, कुछ भी है उसको हम बीच में बीज सकते हैं, जिससे कि जो हमारी मक्की इसके लिए नाइट्रोजन मिलेगी और आपको यूरिया जो है खाद का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इसमें। तो ये मक्की की बिजाई थोड़ा दूर दूर करें, दो दाने एक जगह ना, नहीं एक इतना दूरी में है 45 सेंटीमीटर, मतलब इतना सा है। तो आप देख सकते हैं मक्की की बिजाई जिन्होंने अभी तक नहीं करी है वो इस तकनीक का इस्तेमाल जो है अपनी मक्की की बिजाई में कर सकते हैं। में ताकि इनको और लीना जी का कहना है कि जब भी आप मक्की की बिजाई करें तो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बिजाई करें, ताकि जो है पौधे ग्रोथ कर पाए पौधा, और उसको जो है नमी बराबर मिले। और उसके 45 सेंटीमीटर के बीच में हमें क्या क्या तिलहनी फसलें बीज सकते हैं लीना जी? कोई भी दलहन की फसल जैसे दालें कोई भी आप बीज सकते हैं बीच में, ताकि जो ये हमारा मक्की का पौधा है इसके लिए नाइट्रोजन प्रॉपर मात्रा में मिलती रहे, जैसे कि आपको यूरिया फेंकने की कोई जरूरत नहीं होगी खेत में। मतलब हमारे को रासायनिक उपकरणों की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, जो भी हमारे इस कृषि के लिए मतलब पोषक तत्व चाहिए वो जो है सारे हमारी जमीन के अंदर ही होते हैं, तो इसीलिए तो इसको प्राकृतिक रूप से जो है खेती होगी। में दलहनी फसल मूंगफली बीजी जा रही है, और उसका जो गैप रहेगा 1.5 फीट की दूरी 45 सेंटीमीटर के बीच में। जो आपकी रेगुलर फसल आप बीजने जा रहे हैं मक्की, उसकी 45 सेंटीमीटर के बीच में जो है मूंगफली की बिजाई हो रही है। बीच में उसके 45 सेंटीमीटर जी। जैसे यहाँ मक्की है तो बीच में मतलब कि मिश्रित खेती जो है मिश्रित इधर भी करें यहाँ करते हैं। ये है, ये आपकी मुख्य फसल आ गई आपकी मक्की, मुख्य मतलब अधिक फसल आ गई मक्की। तो मक्की की 2 पंक्तियाँ आई। अगर मुख्य फसल आपकी फ्रांसबीन होती तो फ्रांसबीन की 2 पंक्तियाँ आनी, बीच में आप मक्की डालते है ना, क्योंकि मुख्य फसल हमारी मक्की है तो इसलिए हमने 2 पंक्तियाँ मक्की के लिए, ठीक है जी। और जैसे कोदा बीजोगे आप, कोदे में भी ऐसे इतनी दूरी रखनी है, इतनी दूरी, ठीक है नहीं। और दलहनी फसल जो सहयोगी फसल है वो आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपने जो बेड है आपका, इसमें जो है आपने चढ़ना नहीं है, आपने इसकी निराई गुड़ाई भी करनी है। जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा तो आपने बेड के बाहर से ही करनी है इसमें निराई गुड़ाई, मतलब कि कुछ इधर से कुछ उधर से, इसलिए इसका 1 मीटर की दूर पर बनाया है, ताकि इसके अंदर नहीं जाना है आपने, खेत के अंदर नहीं जाना है। हाँ जी बिल्कुल, खेत के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। और 1.5 फुट की नाली बनी है, उसी से ही चलना है। ये चलने के लिए आप निराई गुड़ाई करें, चाहे इसमें जीवामृत की स्प्रे करें, वो बाहर से ही करनी है, मतलब कि नाली के अंदर, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना बैठ के। एक बार लगेगी मैं उसके आगे आपको हल भी नहीं चलाना पड़ेगा, खरपतवार तो आएगा ही, बात कुछ नहीं आएगा। आप मल्चिंग करो कहाँ से, बिल्कुल भूरे हो जाएंगे आपके खेत, तो जब आप इसको बार बार ही करेंगे जीवामृत कम रख साइड डालेंगे थोड़ा बीच में। अब एक बोझा ले आए वो ढक देगा पूरा, है ना। उसके मैं वो निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे जैसे वो गलती छट जाएगी। आपने बाहर से निकालना है घास मालियों से, शुरू में तो हल्की मल्चिंग करेंगे। जब आप देखिए लीना शर्मा जी जो है गांव वालों को किस तरह से जो है प्रेरित कर रही हैं, और उनको बता रही है कि किस तरह से उन्होंने खेत में बिजाई करने के बाद जो आपने बीज रोपित किया है उसको किस तरह से आपने उस पे काम करना है। 1.5 फीट की जो बीच में और साइड में जो नालियों से ही काम करना है, खेत के अंदर नहीं जाना है। जब पौधा बड़ा हो जाएगा ना, इसमें आच्छादन करना है। फिर एक बात है, देखो आप बोल रहे कि इसमें मेहनत लगेगी, पर अगले सीजन के लिए आप इन क्यारियों में आपको इतनी नरम हो जाएगी, आप बोलेंगे यार इसमें क्या हल चलाना है, ऐसी नरम दिखेगी आपको, बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। इसके बाद आप जीवामृत 21 दिन बाद स्प्रे करेंगे, इसमें 21 दिन बाद आप इसमें जीवामृत स्प्रे करेंगे,
तो आप मिट्टी तो देखना, उसकी शक्ल देखना, काली हो जाएगी मिट्टी आपकी। आप बोलेंगे क्या हल चलाना, उसमें वैसे किन्नी से बिजाई करो बस, हल की भी आवश्यकता नहीं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। आप खुद आपको पता लगेगा जब आप करोगे। सिर्फ एक बार खेत को तैयार करने की आवश्यकता है, जी। बार बार आगे नहीं। आपको दूसरे मौसम में आपको खेत चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इतनी नरम हो जाएगी मिट्टी, हल्की हो जाती है, और सीधी बिजाई करो आप गेहूँ बीजने इसी तरह में डालनी थी, गेहूँ भी इसी विधि से आएगी। इस तरह से कह रहे हैं कि अगर हम इतनी दूरी पे अगर अपनी फसल बीजेंगे तो आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि हमारी फसल तो बहुत ही कम पैदावार होगी इसमें, तो जिस तरह से बता रहे हैं, क्या इसको ऐसा है किसी को? सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि इसमें क्वांटिटी जो किसान चाह रहा है कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप 45 सेंटीमीटर में बीज आप बोएंगे तो उससे जो है इनकी कहीं जो पैदावार में कमी आएगी? ऐसा है, देखिए यहाँ पर हमने 45 सेंटीमीटर की दूरी रखी। अब ये लोग करते हैं 45 की जगह 20-25 सेंटीमीटर रखते हैं, तो लगेगी क्या, एक मक्की लगेगी। अब ये 45 है, इसमें 3 से कम नहीं लगेगी आपकी मक्की। 3 भुट्टे इतने लंबे, मैं वो जो फोटो बताता हूँ आपको पिछली बार के हमारे, तो 3 से कम बल्कि 7-7 भुट्टे देखे गए वो, है ना। तो आप बताएं कि भी इसमें फ़ायदा कि उसमें फ़ायदा, सीधी सी बात है ना। तो अभी मैं आपको सबको फोटो दिखाऊंगा, आपको ऐसे विश्वास नहीं होगा। और इसमें 6 फसलें साथ में मिल रही है ना। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। जैसे हम ऐसे बीजते हैं ना, कुदरती हल में बीजते हैं, तो बाद में देखो कितना पतला करना पड़ता है, पतला करना पड़ता है, तो सारा बीज वेस्ट होता है। तो ये महंगा होता है। एक्चुअली हम वहीं पहुंचते हैं, जो आप लोगों के जो तरीके हम वहीं पहुंचते हैं जाके बाद में। इसमें पैदावार अधिक होती है। जो भी आप इसमें अगर आप जीवामृत डालते हैं ना, 3 भुट्टे लगेंगे इतने बड़े बड़े, एक ही पौधे में 3 से कम नहीं लगेंगे, ठीक है ना। जीवामृत और तो आप देखो इसमें लाभ है कि उसमें लाभ, उसमें तो आप खाद भी डाल रहे हैं रासायनिक में, और निराई गुड़ाई भी कर रहे हैं, तो फिर उतना फायदा मिल नहीं पाता, खर्चा हो रहा है, अपना समय बर्बाद हो रहा है। इसमें आपको कोई निराई गुड़ाई नहीं करनी, सिर्फ मल्चिंग करते जाओ, जीवामृत डालते जाओ, कुछ भी नहीं करना है। कुछ कर नहीं है जरूरत, कहीं जरूरत, आप चलेंगे ना मिट्टी रहेगी हल्की, है ना। निराई गुड़ाई तब होती जब समतल खेत में लगाया था, चल के ना, तो हम नालियों में ही चलेंगे तो खेत बिल्कुल नरम रहेगा। क्योंकि हमारा अनुशासन नहीं है ना, हम फ्रास्मिन की फसल को संक्रमित करते हैं, चल के तोड़ते हैं, और उसमें वहीं से रोग फंसता है, जहाँ मर्जी चले हुए। ये अनुशासन है, बाहर से निकालना है आपने, ठीक है ना। फिर लगे हो कोई डायथिन को फलाना, अब देखो डायथिन और एंडोसल्फान, ये सारी, ये क्या बोलते हैं, डरमेट वगैरह, इनमें जो बैन लग गया, बैन कर सरकार ने बैन लगा दिया, कभी नहीं खरीदना खाद, कभी नहीं खरीदना, कुछ भी नहीं खरीदना। यही सब कुछ है हमारे पास, प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं। जैसे जंगलों में पौधे होते हैं, उनको कौन देता है पानी, कौन देता है खाद। आंवले भी होते हैं, कई प्रकार के फल होते हैं, तो उनको तो कोई वो है प्राकृतिक है। वहाँ पर कभी खाद नहीं पड़ी है, कभी केमिकल का यूज नहीं है। उसी तरह से एक खेती भी हम उसी तरह से करना चाहते हैं, प्राकृतिक। मतलब जैसे जैविक खेती में करते हैं ना, कहीं की केंचुए पालते हैं, उसमें शेड में तैयार करते हैं, तो इसमें जो है, जो हमारे अर्थ के, जो धरती के नीचे जो केंचुए हैं, वो जीवामृत से ऊपर आएंगे, जो हमारे देसी केंचुए हैं, और वो काम करेंगे खेत में। इसमें आपको केंचुए मिलेंगे, देखना अवेलेबल, अपने आप तैयार हो गए जमीन से, वो है हमारे फायदेमंद। जो दूसरे केंचुए हैं वो तो फसल को भी खा जाते हैं। तो हर एक 15-20 दिन के अंतराल में जीवामृत डालते रहो। ये देखिए नमी के लिए जो है उसमें जीव बनेंगे, चलारू का उपयोग किया जा रहा है, जो चील से निकलते हैं हमारे जो है नम। जब आपका खेत तैयार है बिजाई करने के बाद, उसके बाद जो है कोई भी घास, और इस पे इस वक्त जो है चलारू डाला जा रहा है, कोई भी घास हो, जो आपका मेड से निकल रहा है, देसी घास जो भी है, उसको आप इसके ऊपर जो है नमी बनाए रखने के लिए जो है पतला जो है इसको बिछाएं इसके ऊपर। पतला डालेंगे, जो खरपतवार है वो भी नहीं होगा। हम इसमें घनी डालेंगे, खरपतवार जो है वो बाद में और नहीं उगती है, इसकी वजह से ये डालनी, गुड़ाई कुछ नहीं करनी, गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। अरे देखो किसी डल गया ना बात नहीं, तो कितना टाइम लगता है हमारा गुड़ाई में। क्या दिहाड़ीदार करना, तो उसको भी 300 रुपए से कम कोई दिहाड़ी देता भी नहीं है। इतनी बजट है ना जी, जीरो बजट खेती। वैसे तो इसमें जो और अपनी यहाँ बिजाई की, मतलब जो है बिल्कुल प्राकृतिक, जिसमें जो है हमारे पौष्टिक मतलब कैल्शियम रहित जो है हमारे को फसल मिलेगी। ठीक है जी। ये घनी है, इसमें पंक्ति के बीच में घनी डाल दो, कोई हर्ज नहीं है,
घास उगेगा नहीं, निकलेगा कहाँ को? हाँ, घास निकलेगा ही। निकलेगा, अंकुरित होगा, उसको रोशनी मिलेगा, मर जाएगा। ये चीज घास उगने नहीं देती थी। ये तो बात सही है ना, ये बेनिफिट है। हाँ, ये लग रहा है। एक नमी बनी, जब आप कई बार बिजाई कर देते हैं ना, फिर उसके बाद सूखा पड़ जाता है, तो फिर हमारी फसल खराब, तो इससे नमी बनी रहेगी। घास भी नहीं ये निकाल दिया, उधर बीच में लगा दिया, है ना? इस दो पंक्ति के बीच में पौधों में भी सही होता है। और भी नहीं उगेगा ना। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे खेत तैयार हो गया और नमी के लिए आपने इसके ऊपर कोई भी घास जो है वो पतला करके जो है डाल दिया गया, जिससे किसान भाई समझ पा रहे हैं कि किसी भी तरह का खरपतवार नहीं होगा। तो अब इसमें जानना चाह रहे हैं, लाइव भी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि ये तो कई जगह जो है जंगली जानवर जैसे बंदर है या कोई और जानवर है, तो उनसे जो है बचाव के लिए क्या करे किसान? उसके लिए बचाव में ये देखना आवश्यक है कि बंदर जो है कौन सी चीज़ को पसंद नहीं करता है, ठीक है ना? अब जैसे इसमें लस्सी होती है, खट्टी लस्सी, उसमें 15-20 महीना भर की जो भी है उसकी खट्टी लस्सी छिड़काव करते हैं, तो उसकी दुर्गंध से 5-7 दिन जो है सूअर और बंदर खेत में नहीं आएगा। एक तो हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा उसका रास्ता कौन सा है, क्योंकि ऐसे तो आएगा नहीं, बंदर तो कहीं से आ जाता है, पर सूअर का एक रास्ता होता है ना? तो बंदर का भी तकरीबन एक ही साइड से आते हैं, तो उस तरफ को या तो आप ये चीज़ लगा देंगे। और भी हमारे पास कई वनस्पति जैसे द्रेगड़ होती है ना, द्रागड़ जो बोलते द्रेगड़ कहाँ से उनका आवागमन है तो वहाँ वहाँ उसको लगा दो, उसको खारिज करता भाग जाएगा वहाँ से। उसके रास्ते में ये प्रकृति का, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, अब ढूंढो आप 3600 मिलेंगी। वैसे तो हम जीवामृत फेंकते हैं ना खेत में, उससे भी नहीं उससे आते, गंध से भी नहीं आते। सर ये महत्वपूर्ण है, आज के समय में कई जगह पर ये जो सुअर प्रजाति जंगली जाति बन गई है प्रजाति, और ये इनकी वजह से खेत में जो है, क्योंकि ये गड्ढे करते हैं जहाँ आपने खेत बिजाई की होगी पूरी फसल को, तो क्या ये भी जो है खट्टी लस्सी के छिड़काव से नहीं आ पाएंगे? दुर्गंध होती है, इसको पसंद नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला द्रेगड़ वगैरह, सूअर को भी खारिश होती है, वो भी भाग जाएगा। पर और जैसे प्राणी होगी तो उतनी ठीक है, जितनी भी प्राणी होगी ना वो उतना ठीक है ना? जी बाउंड्री पर फेंक दो, आप बंदर नहीं आएंगे। और देखो टमाटर वगैरह में आपको कीड़े लगते हैं, कोई हर जगह इसमें भी लग सकते हैं, तो आपने क्या करना, देखो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, छैम्बर क्या बोलते हैं इसको, ये जो क्या बोलते हैं लोग, ये जो पार है ना, वो देखो क्या बोलते हैं इसको, जिसकी पत्थर बनती है वो पत्थर नहीं, ये जो पारे है ना, मैं इसको तोड़ के लाता हूँ, बकरैन बोलते हैं, बकरैन ना, इसके पत्ते हो गए। एक नदी के किनारे गंदरी होती है, मौन बोलते हैं उसको, मछली मर जाती है, तो उसमें जो सूंडियां होगी वो भी मर जाती हैं, ठीक है जी। अगर वो उसमें फल में छेद करता है तो उसमें हम मिर्च भी डालेंगे, मिर्च लगेगी अंदर बाहर को भागता है, वो खा नहीं पाता हूँ। हम जाते सीधे रासायनिक बरकैन है उससे, हाँ ये इससे मर ही जाएगा, गंदरी होती है ना, उससे मर ही जाता है, मर जाता। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो जैविक खेती तकनीक को जो अपनाया है, इसका बेड़ा जो जागरूक करने का जो लोगों को अपनाया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपसे जानना चाहेंगे लीना शर्मा कि इसकी जो प्रेरणा है आपको कहाँ से? इसकी प्रेरणा मुझे शिमला कुफरी में जो पद्मश्री सुभाष पालेकर जी का 6 दिवसीय जो शिविर लगा था हमारा, तो उसमें मुझे प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी मिली, और वहाँ से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात मैंने एक छोटे से खेत में इसका मॉडल तैयार किया, जिसमें इसके अच्छे रिजल्ट जब निकले तो लोगों को मैंने इसके बारे में ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। सबसे पहले आपने अपने घर में इस चीज़ को अपनाया? मैंने एक मॉडल के रूप में एक छोटा सा खेत तैयार किया। तो इसमें जानेंगे कि आपको इसमें जब आपने ये शुरू किया और आपने इसकी जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया, जैसा कि आपने बताया कुफरी से, और इसमें आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सर्वप्रथम इसमें बहुत सी मुश्किलें, जैसे कि पहले तो लोगों ने बहुत उपहास किया इस बात का,
परंतु मुझे घर से काफ़ी सपोर्ट था इसके बारे में। और मेरे पास गाय नहीं थी, मतलब कि देसी गाय का गोबर गौमूत्र लाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं यहाँ स्कूल फेगल में, तो उन्होंने वहाँ से अध्यापक का काम करते हैं, तो उन्होंने वहाँ से देसी गाय का गौमूत्र और गोबर लाकर मुझे दिया। तो फिर मैंने उसे उस खेत के लिए तैयार किया और अपने गांव के लोगों को भी एक एक खेत के लिए करने के लिए कहा, और उन्हें भी जब उसके अच्छे रिजल्ट मिले तो उन्होंने किया उस खेत में। और जो जीवामृत और घन जीवामृत मैंने खुद तैयार किया लोगों के लिए। हाँ जी। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको जो है घर से पूरा सपोर्ट मिला इस जैविक खेती को अपनाने में और प्रशिक्षण प्राप्त करने में और इसको जो है घर घर और गांव गांव तक पहुंचाने में। तो लीना शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आप कितने लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं इस खेती को लेकर? मैं जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ मुझे मंच मिलता है या कहीं भी मैं अपने कहीं मेहमान जाती हूँ, रिश्तेदारी में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मैं वहाँ पर ज़रूर बताती हूँ इसके बारे में। लोग मुझे खुद भी पूछते हैं इसके बारे में कि हमें बताओ। दूर दूर से कॉल्स आती हैं मुझे, लोग पूछते हैं कि किस तरह से करना है, क्या करना है, बुलाते हैं अपने जीवामृत तैयार करने के लिए। घन जीवामृत किस तरह से तैयार किया जाता है और इस खेती के बारे में पूरी जानकारी मैं उनको देती रहती हूँ। तो हमने जैसे पहले भी सुना है कि आपने जो है अभी पीछे हाल ही में किन्नौर से भी कुछ महिलाएं आपके पास जो प्रशिक्षण के लिए आई थी, तो उनको आपने कितने दिनों का प्रशिक्षण दिया और वो यहाँ से क्या सीख कर गई हैं? किस विषय पर आप जो है उनको कौन सी फसल को लेकर के आपने उनको प्रशिक्षित किया? जब किन्नौर से यहाँ महिलाएं आई हुई थी तब मैंने यहाँ बीन्स की बिजाई उन्हें बताई थी। उस टाइम बीन्स की हमारी बिजाई हुई थी, तो मैंने उनको बताया कि किस तरह से लाइंस में सोइंग करनी है और किस तरह से मतलब कि सह फसलें इसमें हमने प्राप्त करनी है। जैसे कि एक फसल के साथ कई फसलें, जैसे हमारी जो मेन जो फसल बीन्स की थी, तो उसमें किस तरह से हमने अलसी और धनिया, मेथी वगैरह एक ही खेत में हमने प्राप्त किया। एक ही खेत। हाँ जी। और जीवामृत बनाना उनको सिखाया मैंने। और आप अपने आसपास के जो भी हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनसे उनको कीटनाशक वगैरह बताइए। तो जैसे कि यहाँ पर भी खेत तैयार किया गया और मक्की की बिजाई जो है वो स्टेप बाय स्टेप ना खेत को लेकर आपने आज जो है किस तरह से जो है पहले आपने खेत तैयार करने के लिए कहा और उन्होंने खेत तैयार किया। और इसमें आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि कार्यक्रम के दौरान जब आप कर रहे थे तो थोड़ा सा लोगों को समझ पाना मुश्किल था। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि कितने जो है दूरी पर जो है एक बेड हमारे जैसे मान लीजिए 1 बीघे का खेत है, तो उस पे जो है कितनी दूरी पर जो है हमें जो है बेड तैयार करना है? जैसे कि आपका 1 बीघे खेत है तो पहले तो आपने साइड किनारियों में जो बिल्कुल ऐसी नालियाँ निकालनी है, बिल्कुल साइड किनारियों में, और बीच में 1-1 मीटर के बेड बनाने हैं। तो पहले हमें खेत तैयार करने के लिए उस पे हल लगाना पड़ेगा। हल से उसको तैयार करके हाँ जी। उसके बाद पहली बार जब आप खेत को तैयार कर रहे हैं तो उसमें हल चलाना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे बेड बन गए हैं आपके, तो उसमें आपने ऐसे जो इसका अवशिष्ट है वो इस नालियों में डाल देना है, जिस तरह से मैंने बताया था। और मतलब बेड की जो दूरी है एक बार फिर से बताएंगे। बेड जो है कितनी जो है लंबाई बेड की होनी चाहिए और कितनी चौड़ाई होनी चाहिए? बेड जो है लंबा आप जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए। चौड़ाई उसकी कम होनी चाहिए। हाँ जी, 1 मीटर। 1 मीटर की चौड़ाई। हाँ जी। लंबा चाहे जितना चाहे हो जाए, मतलब कि जितना आप कर सकते हैं जी। उसका कैमरे में देख के बोलना आपने। जितना भी आप इसका जो लंबाई आप कर सकते हैं उतनी आप कर सकते हैं, मतलब जी। हाँ जी। और बीच में जो है आपने एक और नाली निकाल देनी है बीच में, ताकि जो आपका कई बार होता है कि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी जो है वो फसल को ख़राब कर देता है, तो आप उसको नालियों को खोल सके साइड से। जी। उसमें मतलब कि 1 मीटर की चौड़ाई बेड की रहेगी। लंबाई आप अपने हिसाब से, यानी किसान भाई जो है भाई बहन अपने हिसाब से उसकी लंबाई तय कर सकते हैं। नाली का जो काम है वो हम चलने के लिए और उसका जो नमी है नमी के लिए कर सकते हैं और आच्छादन के लिए जो भी खेत जो उसमें अवशिष्ट जो भी घास उगता है उसको आप उसमें डाल सकते हैं। ये तो थी लीना जी की बेड किस तरह से तैयार करना है और उस पर किस तरह से जो है उसका मतलब कितनी जो है उसकी दूरी बेड की रहे और कितने जो है उसकी जो है लंबाई और चौड़ाई रहनी चाहिए बेड की। ये तो थी बात लीना शर्मा जी बेड तैयार करने की। और साथ ही साथ अब ये भी बता दीजिए दर्शकों को, किसान भाइयों को, कि जब आप बिजाई करेंगे तो बिजाई जो बीज की जो दूरी है वो कितनी रहेगी?
वो बीज की दूरी जो है आपने मतलब जैसे कि अभी बताया कि 45 जो सेंटीमीटर की जो दूरी होनी चाहिए जो आपकी मेन फसल है, जो मेन फिर उसके बीच में आप कोई मतलब कि दलहनी फसल डाल दलहनी सकते हैं। फसल जैसे आप मक्की में 45 इसकी दूरी रख रहे हैं 45 सेंटीमीटर के बीच में हमें जो है दलहनी हाँ जी, फसल दलहनी बीजनी है फसल बीज सकते हैं ताकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो। ताकि उसमें उससे जो है यूरिया जो हम खाद फेंकते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं। हाँ जी। ये थी लीना शर्मा जी जिनसे हमने अभी बात की। आज हम पहुंचे थे जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पांगना पंचायत के क्रासन गांव में, जहां पर जो है मास्टर ट्रेनर लीना शर्मा जी के साथ और साथ ही साथ जो है कृषि प्रचार प्रसार अधिकारी करसोग डॉक्टर रामकृष्ण चौहान जी भी अपनी टीम को लेकर के इस गांव में पहुंचे हुए थे और उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि किस तरह से उन्होंने सुभाष पालेकर जैविक खेती की तकनीक को अपनाना है